गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन कर लूं, एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन समझ लो, ताकि आप आने वाले दिनों में जब ये क्लासेस देखें तो उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे मिलूंगा ग्रुप 2 के दो पेपर्स के लिए, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में सीएमए और एफएसएम बोल देते हैं। ये दो पेपर्स सेकंड ग्रुप के एमसीक्यू पैटर्न पर पूछे जाने वाले हैं, और एमसीक्यू पैटर्न की वजह से ये पेपर काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि आपकी सेकंड ग्रुप की जो एग्रीगेट की टेंशन है ना, ये दो पेपर खत्म कर देंगे। और एमसीक्यू पैटर्न होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कहीं पर भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, और अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना, एक एवरेज स्टूडेंट भी मैं कहता हूँ 60 प्लस तो आराम से सिक्योर कर सकता है। और अगर आप थोड़ा एफर्ट पुट इन करने वाले हैं तो 75, 80, 85, इवन 100 तक भी पॉसिबल है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न की खास बात क्या है, कहीं पर भी कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता। अगर आपका आंसर ठीक है तो पूरा 1 नंबर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का ये ड्रॉबैक है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की चेकिंग देखते हैं, पता नहीं क्यों एग्जामिनर ना दिमाग पहले से सेट करके बैठा होता है कि अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो पूरे 5 वो नहीं देगा, वो 4 ही 4.5 के आसपास देगा। इतिहास गवाह है, आप सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के देख लो, और अगर आपका आंसर थोड़ा भी खराब सा है ना, तो वो 2.5 से ऊपर नंबर ही नहीं देता। लेकिन एमसीक्यू पैटर्न की खास बात यह है कि प्रैक्टिकल हो या थियरी क्वेश्चन हो, अगर आपका ऑप्शन ठीक है तो वो पूरे के पूरे नंबर देने वाला है। अब अच्छा स्कोर करने के लिए हमें लेकिन पहले अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, मतलब हमें काफ़ी अपनी जो हमारी कवरेज है वो पूरी की पूरी 100% रखनी पड़ेगी, काफ़ी इन डेप्थ और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देखना पड़ेगा। तो हम जब पढ़ेंगे, जैसे आप जब आप क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता है आपके पास 4 बुक्स आई होंगी। वो 4 बुक्स में 2 अकाउंट्स की बुक्स हैं और 2 एफएम की बुक है। अकाउंट्स की 2 बुक्स में पहले वाले जो पार्ट है उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। सेकेंड वाले पार्ट में देखो कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं वो हैं, और कुछ एक आध प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी हैं। और हमारी जो बुक है उसमें आप देखो कि हमने बात ही सिर्फ एमसीक्यू पे कर रखी है, हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे। रेशियो एनालिसिस 200, सवा 200 उससे भी ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमने एमसीक्यू का नंबर बहुत अच्छे वाला, और सारे के सारे मैं ही क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, अगर आप देखो जो आपके पास है ना, पूरा क्वेश्चन बैंक है। और पीछे आपको सारे के सारे, मान लो जब आप खुद से बाद में ट्राई करोगे, जब रिविजन करोगे, तो पीछे आंसर्स भी हैं। कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो उसके लिए मैं सेपरेट बात करूंगा। फिलहाल आप देखोगे इस पीछे आंसर्स दे रखे हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे। मैं कहीं पर कोई बड़े क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करवाने वाला। भाई जब पूछने उसमें एमसीक्यू है, मैं क्यों बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? आपकी तैयारी में उसी तरह से करवाऊं जिस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा? नहीं। तो हमारी जो सारी बुक्स हैं, 2 एफएम की, 2 अकाउंट्स की, ये जो इसमें जो एफएम की 2 बुक्स हैं, उसमें एक बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है और दूसरी बुक एसएम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसकी है। इस पर मैं अभी बात करूंगा, पहले बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, ऑफ कोर्स क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होंगी, और ज़्यादातर सारे क्वेश्चन मैं ही क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ। होमवर्क आपको मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मैं ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास में, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है क्लासेस का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी अकाउंट्स की टोटल क्लासेस 105, अकाउंट्स मतलब कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है, क्योंकि 2 घंटे की ऑन एवरेज एक क्लास है, 210 घंटे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही एफएम एसएम में भी आप देखोगे 114 लेक्चर्स हैं। जो एफएम के लेक्चर्स हैं वो ऑन एन एवरेज 2 घंटे के हैं, और एसएम क्योंकि थ्योरेटिकल है, बच्चा थोड़ा बोर ना हो जाए इसलिए उसका लेक्चर्स का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट कर रखा है। तो वैसे नंबर ऑफ आवर्स देखोगे इसके अकाउंट से कम है, लेक्चर्स में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स से अकाउंट से थोड़े से कम है, और थोड़े क्या 180 आवर्स तो ये भी है अराउंड। दोनों को मिला के लगभग 400 घंटे का हमारा सिलेबस है। अब 400 घंटे का सिलेबस होने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने सिलेबस को, खासकर अकाउंट्स और एफएम वाले 2 पेपर्स को 3.5 महीने में खत्म कर दें, 3-3.5 महीने तो चाहिए होंगे ना खत्म करने के लिए। तो अगर मान लो आप जून के लिए जनवरी में शुरू कर रहे हो, या दिसंबर के लिए आप जुलाई में शुरू कर रहे हो, जैसे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप जुलाई में अगर शुरू करोगे, तो आपको 3-3.5 महीने का टारगेट रखना चाहिए। 3-3.5 महीने का टारगेट अगर रखोगे और 400 घंटे के आसपास है, तो एक दिन में आपको लगा लो 400 डिवाइड बाय 100 लगा लो आप, 4 घंटे के आसपास आपको देखना पड़ेगा। मतलब रोज 2 क्लासेस आपको देखनी है, एक अकाउंट्स की और एक एफएम की। और रिवीजन करवाने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। अब अगला कंसर्न जो स्टूडेंट का होता है कि सर आपकी बुक्स की कवरेज कैसी है, क्या आपने आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है? भाई आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल तो हमारी हिट लिस्ट पे होता है, बिकॉज उसमें से पता नहीं कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको तो हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और पिछले 1.5 साल में आईसीएसआई ने 2 से 3 बार अपना स्टडी मैट अपडेट किया है, तो हमारी बुक भी आप देखोगे ना, पिछले 1.5 साल में हमने भी चेंज की है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस 1.5 साल पहले ली थी, तो उसका बुक का एडिशन देखना, आपका अपनी बुक का एडिशन देखना, डिफरेंट मिलेगा। तो वो स्टडी मैट की तो कोई चिंता नहीं है, वो तो हमने पूरी तरीके से कवर कर रखा है। उसके अलावा सीएस एग्जाम के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं,
सीएमए और जो सीए एग्जाम्स है उसके कई सारे एग्जाम क्वेश्चन ना हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार देता है, तो वो हमने कवर कर रखे हैं। और मेरे कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस जो हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए करते हैं, वो मैं कुछ लिखवाता हूँ और कुछ बुक के अंदर है, तो वो हम कवर करेंगे। तो कवरेज के मामले में हमारी कवरेज जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर आप कह रहे हो कि आपने सीएस एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं, पर अभी न्यू सिलेबस के तो ज़्यादा अटेम्प्ट हुए ही नहीं एमसीक्यू पैटर्न पर, तो आप फिर तो कवरेज ज़्यादा नहीं हुई। भाई ऐसा नहीं है, आपको पता हो जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें कॉस्टिंग का पेपर था एमसीक्यू पैटर्न वाला, उसके कई सारे चैप्टर्स न्यू सिलेबस में आए हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारे टॉपिक पहले ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग में थे और एमसीक्यू पैटर्न पे थे, वो सारे हमारी न्यू सिलेबस में कॉर्पोरेट एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर है उसमें है। अब सोचो उस ओल्ड सिलेबस में जितने भी एमसीक्यू थे ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने बुक्स में कवर कर दिए। कवरेज की आप देखोगे हर एक के नीचे ना सोर्स लिखा है हमने कि ये सीएस दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, ये सीएस दिसंबर 20 का क्वेश्चन है, या ये सीएस जून 17 का क्वेश्चन है, सब कुछ नीचे सोर्स लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा ये एग्जाम क्वेश्चन ही हैं जो हमने डाले हुए हैं। तो वो हो गए। अच्छा, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पहले कभी एमसीक्यू पैटर्न पर पूछे ही नहीं गए। फॉर एग्जांपल एफएम का तो पूरा पेपर, एफएम तो कहाँ से उठाया है, सीएस प्रोफेशनल से। सीएस प्रोफेशनल को जब मैं पढ़ाता था उनको तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे पढ़ाया हुआ है। अब जब ये बुक मैंने आपके लिए तैयार करी ना, मेरे को बहुत मेहनत लगी। मैंने जो प्रोफेशनल के जो क्वेश्चंस है ना, उन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, उन बड़े क्वेश्चंस में से एक्सट्रैक्ट निकाल निकाल के एमसीक्यू बनाया, बिकॉज एमसीक्यू इसी तरीके से बनते हैं। भाई अगर मान लो पास्ट में कोई एमसीक्यू का रिकॉर्ड नहीं है तो एग्जामिनर क्या करता है, पास्ट ईयर की एग्जाम क्वेश्चंस लेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालेगा और एमसीक्यू बना देगा। ये काम मैंने किया। मैंने अपनी बुक में कोई मटेरियल कॉपी नहीं किया है, सब ओरिजिनल कंटेंट है। और मुझे बहुत मेहनत लगी जब ये बुक पहली बार फ्रेम हुई। उसके बाद तो ऑफकोर्स अपडेशन मुझे करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन जब पहली बार फ्रेम हुई तो मुझे बहुत मेहनत लगी। और वो इसलिए क्योंकि सब एमसीक्यूज मैंने बड़े बड़े जो भी एग्जाम क्वेश्चन थे उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल निकाल के बनाए। अब अकाउंट्स में ही कई सारे चैप्टर्स हैं। अब जैसे ओल्ड सिलेबस में जो अकाउंट्स का पेपर था उसमें कंसोलिडेशन हो गया, ऐसे ही पता नहीं कितने सारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो सारे तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे थे, तो उनमें से एमसीक्यू निकाल निकाल के बनाए। और जो एग्जाम क्वेश्चंस अब होते जाएंगे वो भी हम कवर करते ही जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसमें डले ही हुए हैं एग्जाम क्वेश्चंस। देखो अगला पॉइंट है रजिस्टर्स रिलेटेड। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने रजिस्टर्स पर जो नोट्स है ना वो बहुत बढ़िया बनाएं, क्योंकि देखो आपकी क्लासेस की एक लिमिटेड एक्सपायरी है। पर मान लो आपकी क्लासेस एक्सपायर नहीं भी हुई अभी, पर आपके पास क्या इतना वक्त होगा कि बार बार रिवीजन के लिए आप वीडियोस रेफर करें? भाई आपको और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अगर हमारे नोट्स बढ़िया बने होंगे तो आपको देखते ही रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा सर ने ये बोला था। तो उसके लिए आपके नोट्स बढ़िया बने होने चाहिए। तो आपका अब क्या काम करना है, 2 तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। आप सोचो स्कूल में वापस आ गए हो, स्कूल वाला एनवायरनमेंट, एक क्लास वर्क रजिस्टर और दूसरा होमवर्क रजिस्टर। क्लास वर्क रजिस्टर मैं भरवाऊंगा, होमवर्क रजिस्टर आप खाली छोड़ेंगे? नहीं, होमवर्क रजिस्टर आप ही भरेंगे। अब क्या करना है होमवर्क रजिस्टर में, जो मान लीजिए मैंने आज की क्लास में 25 एमसीक्यू सॉल्व करा दिए, तो ये 25 एमसीक्यू तो बाय डिफॉल्ट आपका होमवर्क बनेगा। उसके अलावा हो सकता है मैं कुछ रेपिटेटिव एमसीक्यू और दे दूं होमवर्क में, तो ये भी आपको करके आना है। तो आप समझे, रोज आपका एक बाय डिफॉल्ट होमवर्क तो है ही, कौन से क्वेश्चंस जो मैं क्लास में करवाऊंगा, और उसके अलावा कुछ और भी दे सकता हूं। अब कई बार बच्चा सवाल पूछता है कि सर क्या हम इन दोनों रजिस्टर्स का क्या कंबाइन करके एक ही रजिस्टर बना दें, मतलब क्लास वर्क होमवर्क कंबाइन कर दें? क्या मत करना, इससे डुप्लीकेशन हो जाएगी। सोचो मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए और आप घर जाके अगले ही पेज से फिर से 25 क्वेश्चन वही वाले सॉल्व कर दिए। जब एग्जाम वाले दिन रिवीजन करने बैठोगे आपको इरिटेशन नहीं होगी, एक ही क्वेश्चन 2 बार आएगा। तो क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर सेपरेट रखो, क्योंकि ऐसे आपके 3 की जगह या 4 की जगह 8 क्लास वर्क रजिस्टर बन जाएंगे और एग्जाम में इरिटेशन अलग होगी। डुप्लीकेशन नहीं करनी, बल्कि मैं तो यहां तक बोलता हूं कि एग्जाम वाले दिन आपको होमवर्क रजिस्टर को तो साइड में रखना है, वो रिवाइज ही नहीं करना, उसको अलग रखो। आपको रिवाइज कौन सा करना है एग्जाम वाले दिन? क्लास वर्क रजिस्टर। क्यों? सारी वैरायटी तो मैंने क्लास वर्क में कराई दी है ना। भाई होमवर्क में क्या दिया है? रिपीट, या तो वही एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, या नए भी दिए तो वो भी रेपिटेटिव नेचर के हैं। तो आपको क्लास वाले क्वेश्चंस पर ही मेन अपना फोकस रखना है और एग्जाम वाले दिन वही रिवाइज करके जाना है। तो इसलिए उसके लिए नोट्स आपके प्रॉपर बने होने चाहिए। अब आप जब ये होमवर्क घर पे करेंगे, अब मैं बताता हूँ कई बच्चे कैसे होमवर्क करते हैं। अब मान लो आपने होमवर्क रजिस्टर लिया, सामने ना वो क्लास वर्क रजिस्टर बच्चे खोल के बैठते हैं। मान लो ये सपोज ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन 154, ये सामने क्लास वर्क रजिस्टर खुला हुआ मिलेगा बच्चे के सामने, हाथ में सामने खोल के रखता है पहले, और होमवर्क रजिस्टर सामने रखता है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है, करता जाता है, बीच में कहीं जगह फंसता है। जब फंसता है ना फटाफट देख लेता है, अच्छा ऐसे तो बड़ा आसान है, फिर शुरू हो जाता है, फिर कहीं फंसता है, फिर देख लेता है। ये तरीका जो है ना रिविजन का, ये बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसे कई बच्चों को पता ही नहीं लगता कि उनकी गलतियां क्या हो रही हैं। अगर आप कहीं फंस रहे हो रिवीजन के वक्त,
बिल्कुल खास ध्यान रखना है। भाई एक बार पहले रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट कर लो, लेकिन जब आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से, तो खुद से ही सॉल्व करो ना, क्यों देख रहे हो बार बार रजिस्टर? जहां आपने रजिस्टर देखा नहीं, आप अपने आप को सोचने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि फटाफट आप सॉल्यूशन देख रहे हो। तो आपको अपने आप को गलतियां करने का मौका देना है। आप पूरे के जितने, मान लो आज मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए, 25 के 25 पहले कर डालो। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया है, पहले कर डालो, उसके बाद आंसर्स मैच करो। 25 में से हो सकता है आपने 15 तो बिना किसी उससे गलती के कर लिए, 10 में हो सकता है आप अटके हो। तो पहले अपने आप को सोचने का मौका दो कि आपसे ये गलतियां हो रही हैं, गलत हो रहा है, होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप अगर सपोज बार बार रेफर करोगे, अब एग्जाम वाले दिन क्या होगा? एग्जाम वाले दिन मान लो आप बैठे हो, आप कहीं फंस रहे हो, देखोगे पड़ोसी को, पड़ोसी खुद आपको देख रहा है, वो खुद आपको देख रहा है, नहीं होगा ना, ऐसे नहीं बनेगा। एग्जाम में किसको रेफर करोगे? घर में तो तुम्हारे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है। बच्चा 5 बार रिवाइज करता है, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल रहता है, मैंने 5 बार रिवाइज किया है। अरे भाई तूने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, क्योंकि जहां अटका तूने फटाफट देख लिया। मेरे ऊपर आप बीती है। मैं पता 10th क्लास में जब था, तब मैंने मैथ्स ना सेल्फ स्टडी से किया था। मेरे को बड़ा, तब तो यूट्यूब वगैरह होता नहीं था, तो मैं क्योंकि सेल्फ स्टडी से कर रहा था, मैं एक ऐसी बुक ढूंढ रहा था जो पूरी सॉल्व हो, ताकि मैं खुद से समझ के कर पाऊँ। उस टाइम पे मुझे एक बुक मिल गई, मंजीत सिंह करके एक बुक होती थी, मैं ले आया मंजीत सिंह वो बुक, और वो पूरी सॉल्व बुक थी। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मैं करना शुरू किया, जहाँ फंसता मैं देख लेता, अच्छा ऐसे करना शुरू कर दिया, फिर जहाँ फंसूँ फिर देखूँ, जहाँ फिर देखूँ, और मैंने ऐसे ना करते करते सिलेबस अपना खत्म कर लिया। और मैं सोच रहा था पता नहीं बच्चे क्यों कोचिंग लगाते हैं, ये तो इतना आराम से हो गया, सब कुछ हो गया, और मेरा 1-2 बार रिवीजन भी हो गया, पर ऐसे ही रिवीजन हुआ। अब एग्जाम वाले दिन मेरे पास होने के लाले आ गए। मैं जब एग्जाम वाले दिन करने बैठा, अब मैं कहीं फंस रहा हूँ तो मैं क्या देखूं? मैं नहीं देख, है ही नहीं कुछ रेफर करने के लिए, पड़ोसी मेरे को देख रहा है, पीछे वाला लग रहा है जैसे आगे आ जाएगा, तो वहां पे नहीं हो पाएगा ना। वहां से मैंने एक बात सीखी कि रिवीजन करने का ये तरीका तो बिल्कुल बकवास है। आप जब रिवीजन करें, अपने आप को सोचने का मौका दें। देखो घर में जितनी गलतियां होंगी ना उतना बढ़िया, घर में जितनी गलतियां करोगे उतना बढ़िया, एग्जाम में उतना ही परफेक्शन से होगा। और घर में जितना परफेक्शन से होगा, घर में परफेक्शन से कब होगा? जब बार बार आंसर रेफर करोगे। और घर में जितना परफेक्शन से होगा, एग्जाम उतना ही वाहियात होगा, उतना ही खराब होगा। तो घर में जितनी हो सकती हैं गलतियां करो, जितनी हो सकती हैं गलतियां करो। आप कहीं फंस रहे हो, सोचो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सोचो, और जब आप बहुत सोचने के बाद सोल्यूशन रेफर करोगे ना, रिटेंशन बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत लंबी रहने वाली है। तो तरीका क्या होगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं फंसेंगे, कोशिश खुद से करेंगे, जितना हो सकता है। गलत हो रहा है होने दो, उसके बाद फाइनल आंसर मैच करेंगे, नहीं मैच कर रहा फिर ट्राई करेंगे कहाँ गलती करी है मैंने। और जब बिल्कुल थक हार जाओ ना, अब समझ में नहीं आ रहा, फिर आंसर देखोगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको रिटेंशन रहेगा। मुझे आज भी अपने स्टूडेंट लाइफ की कई सारी गलतियां याद है। अब हमें रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करने हैं? देखो जब हम कोई रजिस्टर खरीद के लेके आते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें पेज नंबर मेंशन नहीं होते। और मान लीजिए आपने 300 पेज का रजिस्टर खरीदा, तो आप हर एक पेज को ना एक सीरियल नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। और जनरली पेज के टॉप पर जगह थोड़ी सी हमारे पास ब्लैंक होती है, तो उसके कॉर्नर पर आप पेज नंबर असाइन कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? अब आपकी बुक पर भी एक पेज नंबर है, बुक पे तो पहले से ही था, और आपके रजिस्टर पे आपने पेज नंबर डाल दिए, दोनों में आप पेज नंबर है। अब मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज मैंने आप क्वेश्चन नंबर 154 करवा रहा हूं, इसके नीचे आप देख रहे हो मैंने यहां पर पेज नंबर मेंशन किया है। ये पेज नंबर किसका है? बुक का। ताकि अगर मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 154 देखना हो तो मुझे पूरी बुक ना ढूंढनी पड़े, पेज नंबर 1.19 पे जाऊंगा और ये क्वेश्चन नंबर 154 दिख जाएगा। और मैंने देखो यहां पर ये रजिस्टर का पेज नंबर भी डाला हुआ है, क्या है रजिस्टर का पेज नंबर? 42। अब आप क्या करेंगे, जब आप अपनी बुक में भी आपको एक काम और करना है, इस क्वेश्चन नंबर 154 के नीचे आपको रजिस्टर का पेज नंबर डालना है। तो क्या किया आपने? क्रॉस किया। पहले आपने जब रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहां पर बुक का पेज नंबर डाला, और जहां बुक में ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, यहां पे रजिस्टर का पेज नंबर डाला। शुरुआत में आपका काम बढ़ेगा जरूर, लेकिन ये नोट मेकिंग का तरीका आपको बाद में इतनी हेल्प करेगा आप खुद नहीं समझ सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, आपको क्या लगता है आपके कितने रजिस्टर्स भर चुके होंगे? 7-8 तो मेरे अकाउंट्स एफएम के लिए ही भर जाएंगे, 2-3 आप लॉ के लिए मान लो, टोटल 10-11 रजिस्टर भर चुके होंगे। अब मान लीजिए एग्जाम वाले दिन आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करके बोलता है, भाई तुझे याद है सर ने कहा था वो रेशो का क्वेश्चन नंबर 154 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो तूने रिवाइज कर लिया क्या? अब जब कोई एग्जाम वाले दिन ये बोल दे कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो देखना तो बनता है। अब हम निकल पड़े देखने के लिए। अब आपके सामने सारे रजिस्टर रखे 10-11, अब होगा क्या? वो सारे रजिस्टर दिखने में एक जैसे होंगे, क्योंकि हमारी हैबिट होती है, अगर मान लीजिए हम क्लासमेट के रजिस्टर पे लिखना प्रेफर करते हैं तो हमारे सारे रजिस्टर क्लासमेट के होंगे, या सारे नील गगन के होंगे, या सारे किसी और ब्रांड के होंगे। कहने का मतलब है सारे एक जैसे होंगे।
अब मुझे ढूंढना है कि इसमें से कौन से रजिस्टर अकाउंट्स वाले हैं, फिर ये ढूंढना है कि कौन से रजिस्टर में रेशियो है, फिर ये ढूंढना है कि कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 154 है। आपको लगता नहीं कि गया आधा एक घंटा? सोचो एग्जाम वाले दिन जब एक एक मिनट कितना कीमती है, आप क्या आधा एक घंटा अफोर्ड कर सकते हैं खराब करना? नहीं। ये काम तो कुछ सेकंड्स में हो सकता था। कैसे? अगर आपने ऐसे नोटिंग करी होती कि बुक पर रजिस्टर पर बुक का पेज नंबर, बुक पर रजिस्टर का पेज नंबर, तो आपको क्या करना था? आपको रेशियो जाना था बुक में, क्वेश्चन नंबर 154 देखना था, उसके नीचे लिखा होता पेज नंबर रजिस्टर का, चले जाते वहां पे मिल जाता क्वेश्चन नंबर 154। नहीं, मान लो बुक में लिखा हुआ है कि रजिस्टर के पेज नंबर 42 पे है, जाऊंगा पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा। अब मुझे बस करना क्या होगा? मुझे बस वो रजिस्टर ढूंढना है जिसमें रेशियो है, और वो भी पता है काम आसान हो जाएगा। कैसे? आप क्या करना, जब भी कोई रजिस्टर लगाओ ना, जब पूरा भर जाए तो बाहर ये पर्ची चिपका देना, बाहर ये पर्ची चिपका देना, इस पे मेंशन कर देना। क्या मेंशन कर दोगे? स्टिकी नोट्स बोलते हैं इसको। अगर मान लो स्टिकी नोट्स ना हो ना, तो फिर क्या करो, अरे घर में कोई A4 साइज का तो पेपर होगा, उसकी कटिंग करना और वो बाहर ऐसे चिपका देना। भाई ऐसे भी कर सकते हो, और चैप्टर के नाम मेंशन कर देना। आपको अब रजिस्टर भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर क्या है, बाहर ही कंटेंट लिखा हुआ है। तो जिसमें बाहर रेशियो लिखा होगा वो रजिस्टर उठाऊंगा, और बुक से मुझे पेज नंबर मिल ही गया है, पेज नंबर 42 पे जाऊंगा, मिल गया क्वेश्चन नंबर 154। कितना काम आसान हो गया। ठीक है, अब आपको एक एक्स्ट्रा काम और करना है। जब भी कोई आप रजिस्टर लेके आएंगे ना, उसके शुरुआत के 3-4 पेजेस आपको खाली छोड़ने हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्स। मेरे पास न्यू सिलेबस का फिलहाल कोई रजिस्टर नहीं है, बने तो है रजिस्टर लेकिन किसी में मैंने इंडेक्स प्रॉपर नहीं बना हुआ। एक ओल्ड सिलेबस का रजिस्टर मेरे सामने पड़ा, इसमें इंडेक्स बना हुआ है। आइए बस समझना ही तो है। मान लो ऐसे बनाया, क्लास 1 इंडेक्स बना हुआ है, क्लास 1, क्लास 1 में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक मिलेंगे। क्लास 2 ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इससे इससे मिलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर सब आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है या कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर से 12 यहाँ पे गया, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ मिल जाएगा, इन पेजेस के बीच मिल जाएगा। काम कितना आसान हो गया। तो अब मैं सम अप करूँ तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, जब आप कोई रजिस्टर लेके आए तो उसमें आपको पेज नंबर मेंशन करना है, ठीक, ताकि आपके बुक और रजिस्टर दोनों पे पेज नंबर हो जाए। फिर जो शुरुआत के 3 से 4 पेजेस हैं, छोड़ने के बाद ही अपना काम शुरू करना है। वो 3-4 पेजेस क्यों छोड़ने हैं? फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्स। और उसके बाद जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके नीचे बुक का पेज नंबर, बुक में रजिस्टर का पेज नंबर, ताकि आपके पास एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए और जब भी आपको कोई क्वेश्चन ढूंढना हो आपको बहुत इजीली मिल जाए। पता ये सब चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था जब मैं स्टूडेंट था। खुद धक्के खा के सीखी, धक्के खा के मतलब पता नहीं कितने हमने ऐसे टाइम खराब किया है इन सब चीजों में। ये आप बीती है, जो एग्जाम वाले दिन टाइम खराब हुआ है वो आप बीती है, और ऐसे ही फ्रेंड के फोन आते थे। ठीक है, तो अब सोचो ये टाइम कितना मतलब कितना मुश्किल था। मैंने सोच रखा था जब मुझे कभी मौका लगेगा ना बताने का तो मैं जरूर बताऊंगा। अब वो आज मौका है मेरे पास, तो आप प्लीज अपने नोट मेकिंग को बिल्कुल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में। देखो फेस टू फेस क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या था, कि वहां पर डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं था। मान लो मेरी क्लास 11 बजे 12 बजे है या 1 बजे है, तो बच्चा कहीं मर्जी हो उसको 1 बजे आना पड़ेगा, कहीं पर भी होगा आना पड़ेगा। डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फेस टू फेस क्लासेस का जो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था ना, यही ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि फेस टू फेस क्लासेस में और कोई एडवांटेज नहीं था। भाई आप सोचो, मान लो मेरे से पढ़ने बच्चा, इवन गुड़गांव से, मैं दिल्ली पटेल नगर में मैं फेस टू फेस ले रहा था क्लासेस, गुड़गांव से बच्चा आता था, गाजियाबाद फरीदाबाद दूर दूर से कम्यूट करते हुए आता था। दिल्ली में रोहिणी पटेल नगर से बहुत दूर है, वहां से बच्चा आता था। मतलब 1-1.5-2 घंटे का भी कम्यूट करके वो आता था मेरे पास। क्या ये ड्रॉबैक नहीं है? 4 घंटे मेरे पास वो सिर्फ आने जाने में लगा रहा है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद फेस टू फेस क्लासेस का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सिलेबस खत्म कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती थी, थोड़े से एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स होते थे। बच्चा सुबह 8 बजे आता था, पहले लॉ की क्लासेस लेता था, फिर मेरे पास प्रैक्टिकल के लिए आता था। सुबह 8 से लेकर शाम के 4-5 बजे तक बेचारा बच्चा मजदूरी करता रहता था। तो सोचो भाई, दिमाग की भी तो कैपेसिटी है, 4 घंटे के पढ़ने के बाद उसका दिमाग वो लगता था कि बस अब नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद मात्र फॉर्मेलिटी आती थी क्लास अटेंड करना, बस एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कि हाँ मेरी सारी क्लासेस हो रही हैं, पर दिमाग में कुछ जा नहीं रहा। ठीक है, तो वो हेक्टिक शेड्यूल एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उसके बाद बच्चे के घर में कोई फैमिली फंक्शन हो गया, भैया की, दीदी की, किसी की मैरिज वगैरह है, तो उसके लिए वो चला गया हफ्ते 10 दिन छुट्टियों पर, या बच्चा बीमार पड़ गया, या समझ लो मेरे को किसी रीजन से क्लास कैंसिल करनी पड़ गई। तो बहुत सारे कारण थे जिस वजह से एफिशिएंसी थोड़ी बहुत गिरती थी। लेकिन डिसिप्लिन सबसे बड़ा एडवांटेज था फेस टू फेस क्लासेस का, कि भाई क्लास तो होगी होगी। ऑनलाइन क्लासेस में ना जितने भी वहां के डिसएडवांटेज ना, सारे के सारे एडवांटेजेस हैं।
भाई मैंने मान लो दिन के 1 बजे क्लास रख दी, अब धूप में भी आना पड़ेगा मई जून के महीने में भी, लेकिन सपोज घर में क्या ऑनलाइन क्लासेस में आपको कहीं, पहली बात तो धूप में कहीं जाना नहीं, आप मुझे सुबह 4 बजे उठा के पढ़ सकते हो 4 बजे लैपटॉप खोला, मैं उठ जाऊंगा, मैं मिलूंगा, उठाऊंगा उस दिन, उठाऊंगा मिलूंगा उस टाइम पर, तो आप मुझे सुबह 4 बजे उठा के क्लास दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा मान लो मेरी क्लास की लिमिटेशन 2-2.5 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ, फेस टू फेस में भाई एक लिमिटेशन होती है टाइम, बच्चे की आगे क्लास होती है या बच्चे की आगे कोई कमिटमेंट होती है जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ता है जल्दी। घर में क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ मुझे 5 घंटे बुलवा लो, बोल लूंगा मैं तो आप अगर देखोगे ना ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, डिसिप्लिन। बच्चे को इतनी टेम्पटेशंस, अब सपोज आपके घर में जहां पर आप पढ़ाई करते हो सामने बेड है, वो बेचारा वो बेड बुलाता रहता है, भाई कितनी देर तक पड़ेगा, थक गया होगा, आ जाना प्लीज, आ जाना थोड़ा रेस्ट कर ले, और आप बेड की सुन लेते हो, टालते आप किसी को हो नहीं, चले जाते हो, और वहाँ लेटते हो 10 मिनट के लिए, 2 घंटे निकल जाते हैं, सो पता नहीं लगता कब नींद आ जाती है, भाई आ जाती है। ठीक है, फिर घर में रहने का हो सकता है ओवर ईटिंग, बार बार आप किचन चले जाते हो, बार बार फ्रिज से कुछ निकाल लेते हो, कभी अब तो स्विगी वगैरह का भी इतना चलन है, आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, और ओवर ईटिंग की वजह से खत्म सब कुछ। पेट का थोड़ा खाली रहना जरूरी है अगर सही से पढ़ना चाहते हो, आप ओवर ईटिंग कर लोगे, लेथार्जिक फील करोगे, लगेगा स्लीपी मूड हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ये आपको टेम्पटेशन दूर करनी है, मैं बता रहा हूँ ये चीजें अवॉइड करनी है। आपका कमरा में बेड हो ना हो तो बढ़िया है, आप ऐसे कमरे में पढ़े जहां पर सिर्फ स्टडी टेबल और चेयर हो, आप दरवाजा बंद कर लें और घर में बोल दे किसी को ये मेरा क्लासेस देखने का टाइम है, सोचो मैं फेस टू फेस क्लास के लिए चला गया, इस बीच मुझे मेरे को ना कुछ खाने के लिए चाहिए ना कुछ पीने के लिए चाहिए, मैं इस बीच में सिर्फ पढ़ाई करूंगा। डिसिप्लिन आपको मेंटेन खुद करना पड़ेगा, ओवर ईटिंग से बचना पड़ेगा। क्रिकेट का सीजन शुरू हो जाता है, कभी आईपीएल कभी क्या, ठीक है, और फिर उस टाइम पे विराट कोहली बुलाता है, अरे आना मेरी बैटिंग देखना, तेरा फेवरेट प्लेयर हूं मैं, ठीक है। फिर सोशल मीडिया, आजकल कितनी सारी वो ओटीटी एप्स, टाइम खराब करने के ना इतने तरीके हैं आज के दिन में, जो मेरे टाइम पे नहीं थे मैं कभी कभी लगता है कि मैं शायद लकी था उस टाइम पर, ये सब नहीं था सब कुछ। आज के टाइम पर टाइम खराब करने के इतने तरीके हैं कि बस क्या बोले, 24 घंटे आराम से खराब की जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो टाइम है ना आपका, जो अभी ये टाइम चल रहा है, ये सुनहरा मौका है। ये जो पढ़ाई वाला वक्त होता ना, ये वापस नहीं आता। एक एज के बाद मैं बता रहा हूँ पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ये अपने 4-5 साल बढ़िया से निकाल लो, अगला पूरा 40-50 साल आपके फेवर में, 40-50 साल आराम से एक स्टेबल लाइफ, एक डिसेंट लाइफ जियोगे। और ये 4-5 साल अगर आप सोचोगे कि चलो इसमें लग्जरी करते हैं, आगे के 40-50 साल ना स्ट्रगल बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। देखो टाइम तो टिक टिक करके चलता जाएगा, और बस ये ना हो कि जून का दिसंबर, दिसंबर का जून बार बार होता जा रहा है। आपको डिसिप्लिन का सबसे खास ध्यान रखना है, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बता रहा हूँ फेस टू फेस का एक ही एडवांटेज था डिसिप्लिन, पर ये सबसे भारी एडवांटेज था उसका। बाकी सब में क्या ना, सोचो ना, आपको रोज कम्यूट करके जाना पड़ रहा है, कभी क्लास भी कैंसिल हो जाती, कभी मेरे घर में फंक्शन, कभी क्या कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ये तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी है वाली ना, सब कुछ आपके हिसाब से है, आप जितना जल्दी टाइम से सिलेबस खत्म करना चाहें वो कर सकते हैं। सोचो मैंने फेस टू फेस क्लास में कुछ बोल दिया, ठीक है, बच्चा उस टाइम कहीं और ध्यान था, नहीं सुन पाया, क्या मेरे को रिपीट करने के लिए बोलेगा? मैं हालांकि रिपीट कर देता था कई बार कुछ समझना है, लेकिन वीडियो क्लास में तो आपको 10 सेकंड पीछे करना, आप फिर से सुन लोगे मुझे। ये सारे एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी अगर सही से यूज नहीं करोगे ना तो वो खराब ही कर देगा चीजें। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास नोट्स स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएसआई, क्या मतलब है इसका? देखो अब आपको जैसे पता है कोविड ने ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही कर दिया, राइट? अब जो बच्चे इवन फेस टू फेस लेना भी चाहते थे वो उनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है। अब ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए बच्चा घर पढ़ेगा, और घर में होगा उसके भैया दीदी भी साथ में होंगे जो हो सकता है सीए वीए कर रहे हो, ठीक है, वो कभी कभार ना आग लगाने का काम करेंगे हमारे और आपके बीच में। अब होगा क्या, मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएसआई स्टडी मैट या आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर्स गाइडलाइंस, मतलब जो भी हमारे इंस्टीट्यूट ने कंटेंट इशू किया हुआ है उसके बेसिस पे हम अपने प्रॉपर नोट मेकिंग वगैरह करेंगे। और ऐसी बहुत सारी जगहें आएंगी जहां पर हम हो सकता है आईसीएआई से डिफर करें, मतलब सीए इंस्टीट्यूट का एजम्पशन कुछ और चल रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट का एजम्पशन कुछ और चल रहा है। और हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स एमसीक्यू पूछेगा तो किस एजम्पशन के हिसाब से पूछेगा, हमारी वाली की आईसीएआई वाली? ऑफ कोर्स हमारी वाली। कितनी बार हुआ है, हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट के जो एजम्पशन है उसका तो हमारे 4 ऑप्शन में आंसर भी ना हो। तो मैं जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही कराऊंगा। अब होगा क्या, आप घर पे वीडियो देख रहे हो, नोट बोर्ड बना रहे हो,
आपके भैया दीदी आ गए सामने, सीए इंटरमीडिएट में या सीए फाइनल में, अरे ये क्या करा रहे हैं तुम्हारे टीचर, ऐसे थोड़ी होता है। अब वो मेरे पास आ जाता है कंप्लेंट लेके, सर आप ये क्या करा रहे हो, ये तो मेरे भैया ने बोला, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा भाई देख, तेरा भाई अभी सीए कर रहा है, मतलब सोचो ना, आपके भैया या दीदी अभी सीए कर रहे हैं, मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। आपको दिख रहा है ये नीचे नाम लिखा है ना, मुकेश जसवानी, नीचे तीनों मेरी क्वालिफिकेशन है, ये हम पढ़ाते नहीं, ये क्वालिफिकेशन है मेरी, सीए भाई मैंने भगवान की दया से तीनों कर लिए। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और मैं साथ में 10 साल 12 साल से 12 साल से टीचिंग में भी हूँ। आपको उस इंसान पे विश्वास है क्योंकि वो भाई है आपका, दीदी है आपके, उस पे विश्वास है जो अभी खुद सीए परस्यू कर रहा है। मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका, सीएस के बच्चों को 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा, उनके ऊपर विश्वास आ रहा है, कितनी गलत बात है। मैं जब आपको सामने कुछ नोट्स वोट्स लिखवा रहा हूँ, कोई एजम्पशन लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर पूरी रिसर्च के बाद आता हूँ। मतलब अपना पूरा ICSI का जो स्टडी मैट गाइडलाइन सजेस्टेड सब कुछ देखने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, मैं वैसे ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो कोई अगर हमारे और आपके बीच में आग लगाने की कोई कोशिश करे ना, तो आपको क्या बोलना है, माइंड योर ओन बिजनेस। वही ठीक है, ठीक है, तुम हमारे केयर में बोल रहे हो, हमारे ऑफ कोर्स केयर में भैया दीदी ने बोला है, लेकिन ये आपके लिए ठीक होगा, हमारे ICSI के हिसाब से तो ऐसे ही चलेगा। तो कई जगहें ऐसी आएंगी जहां पर हो सकता है हम सीए इंस्टीट्यूट से या किसी और पर्टिकुलर बॉडी से डिफर करें, और हम किसके हिसाब से चलेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से। देखो अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि हम बार बार रिविजन्स करें, और रिविजन करवाने का बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। हमारी दिसंबर वालों की टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के महीने में, और जो जून वाले बच्चे होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करते हैं फरवरी के महीने में। तो सपोज हम जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारे जो टेस्ट में चैप्टर का नंबर है बढ़ाते जाएंगे। मान लो पहला टेस्ट हमने सिर्फ 4 चैप्टर्स का लिया, फिर अगला टेस्ट में हमने नए 4 जोड़ दिए और 2 पुराने जोड़े, फिर ऐसे करते करते लास्ट में फिर हम पूरे कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट लेते हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी फ्रीक्वेंटली ना रिविजन होती रहेगी। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर जो बच्चा टेस्ट देता है उनके तो समझ लो बहुत अच्छा स्कोर रहता है, लेकिन कई बच्चे फिर होता है ना, वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, टेस्ट ऐसे इग्नोर मार देते हैं। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसको देने के लिए इसके प्रॉपर अलग से डूज एंड डोंट्स है, इसकी अलग से वीडियो है। तो जब आप आगे जैसे क्लासेस देखेंगे तो आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाएगी जिसमें टेस्ट कैसे देने हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है बच्चों का, जैसे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे हमारे। देखो डाउट्स के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मेरा डायरेक्ट नंबर आपके पास होगा, आप मुझे अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। कॉल में जनरली कोशिश करता हूँ सेम डे ही कॉल बैक कर दूँ, और कभी कभार मान लो आपने बहुत लेट कॉल किया 8, साढ़े 8, 9 बजे, तो हो सकता है कि मेरा कॉल बैक आपको नेक्स्ट डे आए। व्हाट्सएप का जहाँ तक क्वेरीज का सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ दिन में 2-3 बार बैठूँ रिप्लाई करने के लिए, और मतलब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा मेरी तरफ से रिप्लाई के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं हफ्तों रिप्लाई नहीं करूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि सेम डे या बाय नेक्स्ट डे मैं रिप्लाई कर दूँ व्हाट्सएप पर भी। तो डाउट्स के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। और वैसे एक बात बताऊँ, ये बच्चों ने ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कई बार, डाउट्स जनरली आते ही नहीं है। अरे 400 घंटे में क्या बोलूँगा यार, दोनों से मिला के 400 घंटे की क्लासेस है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना कुछ बोलना है मुझे। तो डाउट्स जनरली आएंगे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं क्लास में खुद ही पहले बता के चलूँगा, पर स्टिल आएंगे तो मैं हूँ ना। अब ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, इस पे आप मुझे अपने सारे एकेडमिक डाउट्स भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जैसे लिखा है 9811504471। पहले इसको सेव करिएगा, मेरा नाम मुकेश जसवानी है। इसको सेव करने के बाद फिर मुझे आपको ये 3 डिटेल्स भेजनी है। अपना नाम लिखना है, मतलब व्हाट्सएप कर देना मुझे, और आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमसे, CMA FSM या दोनों, और उसके बाद अपनी सिटी और स्टेट। अगर आप मान लीजिए जयपुर रहते हैं तो जयपुर राजस्थान, दिल्ली ऐसा सिटी स्टेट सेम है। तो आप अगर मान लो करोल बाग रहते हो तो करोल बाग दिल्ली लिख के भेजना, ठीक है। तो ऐसा मुझे भेज देना, फिर मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ध्यान रखना ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा। कई बच्चे मुझे फिर मैसेज करके पूछते सर आपने किसी ग्रुप में तो ऐड नहीं किया। मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर रहा। ग्रुप में ऐड करने का प्रॉब्लम रहता है, एक तो ग्रुप में ऐड होते ही बच्चे आपस में ही शुरू हो जाते हैं डिस्कशन करना, बिना बात का टाइम खराब करते हैं, फिर वहाँ पे नंबर्स भी शेयर हो जाते हैं, तो प्राइवेसी का भी मैटर रहता है। मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूँगा, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने आपको ऐड किया है, और मेरी तरफ से आपको सारे मैसेजेस फिर 1 to 1 मिलते रहेंगे। मैसेजेस किस तरह के, जब आगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो आपको किस डेट पर कौन सा टेस्ट पेपर है, किस सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर है, कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट है, ये आपको मैं मैसेज के थ्रू भेजूंगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कई बार ICSI से कोई नया अपडेट आ गया तो वो आपको मैं व्हाट्सएप करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूँगा, तो ये मुझे आप डिटेल भेज दीजिएगा। देखो अब एक बात का और ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, हालांकि ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्लास में, आपको ना बुक पे फाइनल आंसर टिक नहीं करना है। जहां आपने बुक में फाइनल आंसर टिक कर लिया ना, तो फिर जब आप रिवीजन करोगे ना तो इस बुक को रीयूज नहीं कर पाओगे। रिवीजन के टाइम पे पहले से आपको आंसर पता होगा,
भाई पीछे आंसर्स मेंशन कर रखे हैं सारे के सारे, आपको आंसर मैच करने के लिए पीछे आंसर हैं यहाँ पर। तो आपको अगर पहले से यहाँ टिक मार दोगे तो आपको पहले ही आंसर पता होगा, कैसे रिवाइज करोगे? पहले से आंसर पता होगा तो सोचोगे तो हो नहीं आप, तो यहाँ टिक नहीं मार दें। हम प्रॉपर नोटिंग करेंगे ना, जैसे मैंने कहा रजिस्टर हम प्रॉपर बनाएंगे। आप देखोगे हम हर एक क्वेश्चन के नीचे ऐसे मेंशन करेंगे कि इसका आंसर डी है, इसका आंसर सी है, हर एक के अंदर मेंशन करेंगे, तो नोटिंग तो हमारी प्रॉपर होगी। तो आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आप अलग से रजिस्टर पे ही अपना ABCD लिख लीजिएगा। यहाँ बुक पे लिखोगे तो रीयूज नहीं कर पाओगे, बुक रिवीजन के लिए रीयूज नहीं कर पाओगे। हाँ, जब बिल्कुल लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तब चाहो तो लिख लेना, पर वैसे नहीं, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट्स पर हमें 400 घंटे बात करनी है, दोनों सब्जेक्ट्स पर मिला के, तो बहुत कुछ बोलेंगे। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ मैं अपनी ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें आपको और ज़्यादा फर्दर मैं बोर करूँ। अब जो और रिलेटेड बातें हैं हम जब अपनी नॉर्मल क्लासेस अब शुरू करेंगे उसके साथ करेंगे, ठीक। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, अच्छे से तैयारी करते रहना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।